नमस्ते। हमारे साथ अशोक वानखेड़े साहब। आज हम बृहस्पतिवार को अपना ये बुध का शो कर रहे हैं। मैं कल कहीं बाहर था, मैंने आग्रह किया अशोक भाई से कि उसको नेक्स्ट डे कर लिया जाए। अ, अशोक भाई, ये जो पूरी दुनिया इस समय ईरान, इजराइल, अमेरिका की के चारों तरफ घूम रही है, हम सब उससे अछूते नहीं, पूरा दुनिया उससे वो है। इस बीच भारत में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। उस ऑल पार्टी मीटिंग, पार्लियामेंट चल रही है। ऑपोजिशन का कहना था भाई पार्लियामेंट में बात किया जाए, आप बताइए सारी बातें, देश को भी समझ में आए, हम भी आपसे कुछ पूछें। लेकिन वो कुछ क्लोज डोर के पीछे 4 6 8 लोगों को बिठा के कुछ बात की गई। और उसमें जो सबसे अजीब सी बात ये थी, बाकी ऑपोजिशन की किसी बात का जवाब नहीं दिया गया, कोई कारण नहीं बताया गया कि अमेरिका और इसराइल ने जो अटैक किया उसकी भर्त्सना क्यों नहीं की। कोई कारण नहीं बताया गया कि खामनई का जो हत्या हुई उसको कंडोलेंस क्यों नहीं दिया गया। संजय सिंह ने तो ये भी पूछा कि भाई आप इसराइल गए थे तो उसका जरा ब्यौरा दीजिए, आप इसराइल में क्या बात करके आए। लेकिन जो सबसे खराब बात मुझे लगी कि एस जयशंकर को लगता है कि बीजेपी में अगर रहना है और आगे तरक्की और करनी है तो गाली देना शुरू करो। पाकिस्तान को दलाल दलाल कह के आप क्या अचीव कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। लेकिन पाकिस्तान अपनी एक रोल तो निभा रहा है, हमें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन उसने अपने को पोजीशन ऐसा कर लिया है कि वो इस युद्ध में उसका एक रोल है, हमारा कोई रोल नहीं है। मैं यही से शुरू कर रहा हूं, ऑल पार्टी मीटिंग और पाकिस्तान को दलाल कह के हमारा क्या फायदा हुआ। देखिए सर, ये ऑल पार्टी मीटिंग तो उसी दिन बुलानी चाहिए थी जिस दिन युद्ध शुरुआत हुआ। ऑल पार्टी मीटिंग उसी दिन बुलानी चाहिए थी जिस दिन मोदी जी इजराइल से वापस आ गए और युद्ध शुरू हुआ। तब देश को विश्वास में लेना चाहिए था। ये युद्ध होगा, ये पूरा विश्व जानता था। अमेरिका जिस तैयारी से उतरने का प्रयास कर रहा था, अमेरिका का जो नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, चाहे अब्राहम लिंकन हो या दूसरे हो, ये सभी अ, खाड़ी के देशों की तरफ कूच कर गए थे और ईरान के सामने पोजीशनिंग ले रहे थे। युद्ध होगा ये ईरान को भी पता था। उसने अपने यहाँ अनाज का इतना स्टॉक, यानी युद्ध चालू होने के 3 दिन पहले 4 लाख टन का गेहूं उसने भंडारण कर दिया। वो तैयारी में था। इजराइल तैयारी में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ के पूरे विश्व को पता था युद्ध होने वाला है। लोग उस हिसाब से तैयारी कर रहे थे। आपके पास कोई स्टॉक नहीं था। मतलब हास्यास्पद है, यदि पार्लियामेंट में दिया हुआ वक्तव्य यदि हम देखें, जो सबसे ज्यादा स्टॉक, जिसको इमरजेंसी स्टॉक बोलते हैं, एनर्जी का यानी क्रूड का, वो चाइना के पास है। 140 करोड़ बैरल से ज्यादा है। और उस पूरे लिस्ट में भारत अंतिम पायदान पे है। हमारे यहाँ जो कैपेसिटी है हमारी, उसके 65% ही हमारे पास रिजर्व है। और वो रिजर्व कुछ 30 लाख बैरल के आसपास है, जो 2.5 दिन भी नहीं पुरता। एक प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ संकट नहीं। पेट्रोलियम मंत्री कहता है कि 40 दिन का स्टॉक है। सदन में सवाल के जवाब में बोलते 2.5 दिन का स्टॉक है। रिजर्वायर पूरे अपन भरते नहीं। जबकि सबसे वर्ल्ड में नंबर 2 के कंज्यूमर है हम, उपभोक्ता है क्रूड के, चाइना के बाद। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 27 की जगह 47 जगह से तेल लेना शुरू कर दिया। 47 जगह नहीं भाई साहब, आप 57 87 जगह से तेल लो। अल्टीमेटली तेल क्या हमारे काम का है? दूसरी बात, तेल हमको किस रेट में मिल रहा है? मार्केट में कमी नहीं है। आज यदि मुझे दिल्ली में फ्लैट लेना है तो मेरे पास 1,000 फ्लैट के ऑप्शन है। तो मैं इस बात में मैं कूद नहीं सकता रोज, अरे 1,000 फ्लैट्स मेरे को ऑफर कर रहे हैं। मुझे ये देखना है कि मेरी औकात क्या है और मैं कितना का फ्लैट ले सकता हूँ, वो अवेलेबल है कि नहीं है। ईरान का तेल हमारे लिए सबसे बढ़िया तेल, आउटपुट अच्छा, तेल की क्वालिटी अच्छी, और सबसे सस्ता तेल, इंडियन रूपी में तेल। और वो जो पैसा वो भी हमारे बैंकों में स्टोर होता था, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को मदद करता था। उसके बाद रशिया का तेल, वो भी हमारे लिए अच्छे क्वालिटी का तेल, हमारे प्लांट को सूट होता है।
डिस्काउंटेड मिल रहा था। उसके बाद अमेरिका ने हमको डंडा कर दिया कि आप तेल नहीं लोगे। आपने बगैर किसी सोचे समझे अमेरिका के अनुकरण अमेरिका के आदेश मानना शुरू किए और आपने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया। आज हमारे यहाँ त्राही-त्राही है। सरकार कहती है तेल की कमी नहीं। पेट्रोलियम कंपनियां अपने डीलर को अलग मैसेज देती हैं। जब वो मैसेज मार्केट में आ गए तो पेट्रोलियम कंपनी ने डीलर्स को आचार संहिता भेज दी 4 पन्नों की कि आप किसी को हमारा मैसेज शेयर नहीं कर सकते, पब्लिकली बोल नहीं सकते, आप मीडिया में इंटरव्यू नहीं दे सकते। यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग में बोला तेल की बिल्कुल किल्लत नहीं है, वहाँ कलेक्टर साहब राशनिंग कर रहे हैं कई जिलों में। तो मोटरसाइकिल को 2,000 रुपए और कार को 4,000 रुपए, इससे ज़्यादा तेल नहीं मिलेगा। आपको तेल सिर्फ गाड़ियों में मिलेगा, बाकी जगह नहीं मिलेगा। सरकार ने केरोसिन का कोटा रिलीज कर दिया है, अब केरोसिन भी बेच रही है ताकि पुराने स्टोव हो तो निकाल लो, तो गैस नहीं आ सकती। एलपीजी की जगह एलएनजी का जो अपना दूसरा जो एलएनजी है, जिसकी पाइपलाइन सोसाइटीज में गई है, तो 300 मीटर के रेंज में आपके पास यदि पाइपलाइन है तो आपको कंपल्सरी लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका सिलेंडर। ये किसके लिए कर रहे हैं आप? ये पैनिक नहीं है तो क्या है? आज देश के लिए सिक्योरिटी क्या है? हमारी विदेश नीति क्या है? ये आप पाकिस्तान को गाली देके आपको लगता है कि आप बहुत अपने आप को बड़े समझते हैं, क्योंकि इतना इतना वाहियात, इतना नाकारा और इतना शेमलेस हमारे यहाँ कभी विदेश मंत्री हुआ नहीं, कभी नहीं। अटल जी जैसे लोग विदेश मंत्रालय में रहे हैं। उस जगह आपने एक विदिशक नुमा इंसान को लाके बिठा दिया, जिसने पूरे देश की यानी जो अपनी पारंपरिक जो विदेश नीति थी उसको छेद कर दिया। हम अब इतने अमेरिकन ब्लॉक में जा चुके हैं कि पूरा विश्व हमको अमेरिका का ही पिछलग्गू कहते हैं। अमेरिकन व्हाइट हाउस में हमारे बारे में डिस्कस होता है तो कहते हैं दे आर आवर स्टेट प्लेयर्स। मतलब वो एशिया में हमारे एजेंट है। हम जो वो हमारे कहने के बाहर नहीं है, दे आर आवर स्टेट प्लेयर्स, यानी हम अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। छोटे छोटे देश अमेरिका को आके दिखाते हैं, लेकिन हम नतमस्तक है। क्यों है, क्या है? प्रधानमंत्री इजराइल क्यों गए? जाना नहीं चाहिए था जब युद्ध होना था। सारे चीयर लीडर्स जो है, जो एंकर और एंकरनियां कहती है प्रधानमंत्री को पता नहीं था, तो फिर प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। न्यूज चैनल बोल रहे थे कि युद्ध हो रहा है, मीडिया बोल रहा था युद्ध हो रहा है, ईरान बोल रहा था कि हम युद्ध के लिए किसी भी दिन हो सकता है, अमेरिका ने अपने जहाज कर दिए थे, पोजिशनिंग हो गई थी, और ये गले में मेडल डालने के लिए निकल दिए वहां पे, और वहां जाके बोला कि फादरलैंड है। भाई इजराइल आपका पिता हो सकता है, हम लोगों का क्यों थोप रहे हो जबरदस्ती पूरे भारतवासियों पे? इस देश की विदेश नीति कभी इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच में जब भी संघर्ष हुआ, ये देश हमेशा फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा रहा। महात्मा गांधी से लेके अटल जी की सरकार तक और मनमोहन जी की सरकार तक, नरेंद्र मोदी आने के बाद ही फिलिस्तीन का एकदम उनका भूत चढ़ गया इनके सर पे, इजराइल का। क्या वाकई इफ्टीन फाइल की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से सभी ये बड़े लोग वहां ब्लैकमेल हो रहे हैं? सवाल ये है। मेरे देश का मुखिया यदि ब्लैकमेल हो रहा है तो देश को विश्वास में ले, देश उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन देश का अहित नहीं होने देगा। आज इजराइल से लेकर अमेरिका तक ईरान को समझ ही नहीं पाए क्या हुआ, और एक मानसिक विकृत या अनस्टेबल कहो, या जिसको अब साइकेट्रिस्ट साइकिक ट्रीटमेंट की बहुत जरूरी है, वो आदमी अब राष्ट्रपति बन गया है अमेरिका का। बताइए, उसने अभी स्टेटमेंट दिया, ईरान वाले मुझे सुप्रीम लीडर बोल रहे थे बनने के लिए, और मैंने मना किया। जब अपना 48 घंटे का आपने वो दे दिया, हॉर्मुज 48 घंटे में नहीं खोलोगे तो मैं अपना सबसे बड़ा हमला करने जा रहा हूं, और जब वो टाइम लिमिट खत्म हो रही थी तो आपने खुद ही सोशल मीडिया जो ट्रूथ है, जिसमें हमेशा झूठ बोलता है आदमी,
उसमें लिख दिया कि हमारी उनके साथ लगातार बातचीत के दौर चल रहे हैं और बातचीत बहुत पॉजिटिव हो रही है, इसलिए 5 दिन का अभी कोई हम हमला नहीं करेंगे। ईरान ने कहा कि भाई कौन सी बातचीत, किससे बातचीत कर रहा है, कौन कर रहा है बातचीत? बोले मैं कुछ अधिकारियों से बात कर रहा हूं। कौन से अधिकारी बात कर रहे हैं? फिर एक का नाम पुट अप किया, उसने कहा कि भाई पागल हो गया क्या, मैं तो बातचीत के सख्त खिलाफ हूं, इसको तो ये तो युद्ध के अंतिम निर्णय के बाद ही जो कुछ होगा सो होगा। दरअसल ये 5 दिन इसको ये समझ में आ गया था कि हार्मुज ये खोल नहीं पाते, और हार्मुज खोलने के लिए विश्व का कोई देश इनका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए इन्होंने बाकायदा कुछ जमावट करने के लिए 5 दिन निकाले, और उस 5 दिन का बोला कि हम कोई हमला नहीं करेंगे, और उस 5 दिन की मतलब जो रियायत इन्होंने घोषित की थी, उसको 24 घंटे नहीं हुए तो इन्होंने फिर मिसाइल अटैक शुरू कर दी, और एटॉमिक जो पावर सेंटर था, एटॉमिक एनर्जी जहां से एटॉमिक पावर जनरेट होता है, वहां पे इजराइल ने हमले किए, जो एक युद्ध का गुनाह माना जाता है। इट्स अ क्राइम, वॉर क्राइम। उसके बाद तुरंत दूसरे पावर सेंटर पे ईरान ने हमला किया। ईरान ने इनके न्यूक्लियर प्लांट के बिल्कुल नजदीक जाके हमला किया और बताया कि हम वहां तक भी जा सकते हैं, लेकिन हम अभी भी संयम पकड़ के बैठे हैं। अभी खबर आई है कि आईआरजीसी के जो नेवी चीफ थे, उनकी हत्या हुई है। तो इनको लगता है कि अयतुल्लाह खोमेनी की हत्या हो जाएगी तो ईरान खत्म, नया वहां आ जाता है। ईरान में आनंद जी 6 स्टेप्स तक लीडर है, 6 लेयर की लीडरशिप करी है उन्होंने, कि पहला जाए तो उसी जगह दूसरा जाएगा, उसका वजह तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, पांचवा जाएगा, छठवां जाएगा, और जब पहला मरने के बाद दूसरे उसकी जगह लेता है तो नीचे से छठवें जगह कोई और आता है, यानी 6 का लूप बरकरार है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अली वो लारी जानी मर गए, उनको लग रहा था कि लारी जानी मरने के बाद क्या है, एक दिन के अंदर नया कमांडर घोषित कर दिया, वो उनसे भी खुकार है। अब्राहिम लिंकन जो हिट हुआ था वो रिपेयर होके थोड़ा सा ईरानियन वाटर के पास आ गया, सीधा जाके ड्रोन ने हिट किया, वो फिर कई किलोमीटर पीछे चला गया वॉर जोन से। अभी तक करीब करीब 22 एरोप्लेन डैमेज हुए हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका को इतना नुकसान कभी नहीं हुआ, एयरफोर्स को। उसमें F-35 से लेकर F-18 तक है। ड्रोन कितने गिरा इनका हिसाब नहीं है। अमेरिका का एक भी साउथ मिडिल ईस्ट में एक भी अमेरिका का बेस नहीं है जो बुरी तरह से हिट नहीं हुआ है और वहां पे बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने यानी अमेरिका के पार्लियामेंट ने एक्स्ट्रा बजट देने से मना कर दिया है। वहां रिपब्लिकन के अपने सांसद ही मीटिंग से वॉकआउट करके बोले कि हम ये नहीं, युद्ध नहीं चाहते, हमारे बच्चे इजराइल के लिए युद्ध नहीं करेंगे, हम इजराइल के लिए शहीद नहीं होना चाहते। तो कुल मैं मिलाकर हमारे हमारे यहाँ तो अभी देखिए, जिस इजराइल को आपने फादरलैंड कहा और जिस इजराइल के पार्लियामेंट में आपने कहा कि इंडिया विल स्टैंड विद इजराइल एट एवरी टाइम, इतना कुछ होने के बाद भी ईरान ने अपने पुराने संबंध देखते हुए भारत के कुछ टैंकर्स को अलाउ किया आने के लिए। अभी भी ईरान अपने संबंध बनाए रखता है, और ईरान ने बता दिया दोस्ती क्या होती है और विश्वासघात किसको कहते हैं, ये भारत ने दिखा दिया। समय आने पे बिल्कुल कैसा मैदान से भाग जाते हैं और कैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर चले जाते हैं। हम अयतुल्लाह खोमेनी का शहादत के बाद शोक संदेश देने में 72 घंटे लगते हैं। वहां 170 बच्चे मारे जाते हैं, उसके बारे में हम शोक तक, निषेध तक नहीं कर सकते। ये भारत की स्थिति है उस ईरान के साथ जिस ईरान ने हमेशा भारत को, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे पाकिस्तान की खिलाफत हो, हमेशा भारत के पीछे खड़ा हुआ है स्ट्रांगली।
जी। मैं अशोक भाई एक दो चीजें आपके साथ इसलिए शेयर कर लूं, दर्शकों को ये मुझे लगता है बताना जरूरी है। मैंने भी हाल के दिनों में ये सब वो किया, बहुत से वो है, एक मेरे सामने खुला हुआ है। ईरान को ये अमेरिका ये पेंट करता है कि बहुत ही दकियानूसी, बिल्कुल महिलाओं को पर्दे में रखना, हम्म, पढ़ाना लिखाना नहीं, नहीं नहीं अत्याचार। नहीं नहीं। नहीं, मैं दो तथ्य बस अशोक भाई दर्शकों को कर दूं, फिर आपसे इस पे कमेंट लूं। स्पोर्ट्स में दुनिया का जो वर्ल्ड कप होता है उसमें एशिया की दो टीम क्वालिफाई की हैं, जापान और ईरान। हम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। कबड्डी में उनकी वुमेन और उनकी मेन दोनों एशियन उसके चैंपियनशिप के लिए खेल रहे हैं, हमें हरा के। उनकी महिलाएं भी कबड्डी खेल रही हैं। और मैं एक आखिरी और आपके साथ कहूं, मुझे ये कहीं से डेटा मिला और ये मैं सामने खोला हुआ हूं। दुनिया के आईक्यू का जो वो लेवल टेस्ट होता है उसमें 2025 का जो है, ईरान चौथे नंबर पे और कंसिस्टेंट पिछले 10-20 साल से पहले 5 में है आईक्यू लेवल पे। ये मैं सिर्फ इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आप उसको कुछ पेंट करने लगिए, वो जो है जैसे यानी था पप्पू पप्पू पप्पू, वो उसी तरह नहीं की नहीं बात नहीं। आप करिए। देखिए, एक वीडियो आया मार्केट में जिसने ये तमाम अफवाह फैलाने वाले के मुंह पे तमाचा मारा। अलित अयतुल्ला खमीनी का वो वीडियो है। एक छोटी बच्ची उनको कहती है कि मैं देश के लिए शहीद होना चाहता हूँ। वो बच्ची के सर पे हाथ रख के बोलते, शहीद नहीं होना है, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, साइंस पढ़ना है, साइंटिस्ट बनना है, देश की सेवा करनी है, अपनी जिंदगी जीनी है। जब खुदा का बुलावा आएगा तब बुढ़ापे में चले जाना, लेकिन तुम्हारी जरूरत देश को है। जो छोटी बच्ची को साइंटिस्ट बनने की बात करता है, हमारे यहाँ तो कावड़ लाने भेजते हैं बच्चों को, उसी में महिमा मंडित होते हैं हम। एक कावड़ लाने भेजता है, ऊपर से दूसरा हेलीकॉप्टर से फूल बरसाता है। रही आईक्यू की बात, तो आईक्यू की बात ही क्या कहें हम। एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लेने के बाद हम तो उस आईक्यू के कंपटीशन में खड़े ही नहीं होते, क्योंकि हमको लगता है कि वो कंपटीशन हमारे लिए नहीं है, हम उससे भी ऊपर है, हम नॉन बायोलॉजिकल है। ईरान ने जो इस युद्ध में दिखा दिया कि ईरान के सामने वर्ल्ड का कोई एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता। ना थार करता है, ना आयरन डोम करता है, ना गोल्डन डोम करता है, ना कोई डोम करता है। ईरान ने अमेरिका के जो आई ऑफ द साउथ कहते थे, जो सबसे बड़ा रडार यंत्रणा थी, युद्ध के तीसरे ही दिन उस रडार को ही उड़ा दिया। उस रडार पे ही जाके हिट मारा ड्रोन ने और खत्म कर दिया, ब्लाइंड कर दिया। आज ईरान जिसको चाहे उसको टारगेट करके मार रहा है और प्रिसाइजली टारगेट करके मार रहा है। तेहरान में होटल हयात में एक फ्लोर पे अमेरिकी अधिकारी सारे बैठे हुए थे, मतलब वहां शेल्टर लिए हुए थे। उसने बिल्कुल वो ड्रोन जाके उसी फ्लोर पे हिट हुआ है और कैजुअलिटीज करवाई 27-28। इतना प्रिसीशन। F-35 को कहते थे कि लॉर्ड ऑफ द स्काई है वो, उसका तो किंग ऑफ द स्काई, उसका तो वो किसी कोई रडार पकड़ ही नहीं सकता उसको, और वाकई नहीं पकड़ सकता, कोई रडार सिस्टम उसको नहीं पकड़ सकता। लेकिन थर्मल मैपिंग से उसको पोजिशनिंग लेके उसको हिट किया और अमेरिका हिल गया। F-35 भी गिर सकता है। F-18 जी अमेरिका का दूसरा गुरु, उसको हारमुज में गिराया अभी कल। तो उनकी टेक्नोलॉजी छोड़ ही दीजिए, वो तो ड्रोन मिसाइल लॉन्चर से लॉन्च करते हैं। नई टेक्नोलॉजी। जी जी और स्थिति ये हो गई है कि कतार जैसा देश, उसने अब अपील की है सबको। उसने क्या अपील की कतार ने, कि ईरान भी यही है और हम भी यही हैं, हम पड़ोसी है, हम भाई है, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, ईरान भी कहीं नहीं जा रहा है,
हम हजारों साल से यही है और यही रहेंगे। बाहर के लोग आके अपनी राजनीतिक इच्छाएं भले ही हम पे थोपना चाहते हो, लेकिन समय आया है कि हमको अब हम लोगों को अपने के बारे में सोचना चाहिए। हम सब भाई है, पड़ोसी है। एक एलएनजी का प्लांट कतार का हिट हुआ, जिसको रिपेयर करने के लिए 5 साल लगेंगे, और कतार ने बोल दिया कि भैया सब मिलके हम साथ में रहेंगे, भैया ये बाहर के लोगों को छोड़ दे। क्योंकि अब उनको भी लगने लगा है कि जिस अमेरिका को, क्योंकि ट्रंप का भाषण है कि मैंने कतार से, सऊदी से, यूएई से 2-2 ट्रिलियन डॉलर लिए हैं, $2 ट्रिलियन भी दिए अमेरिका को, और अमेरिका प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। उन्होंने अमेरिका को भी पूछा जब प्लांट हिट हुआ कि इस हम कैसे हिट हुए, आप क्या कर रहे थे? अमेरिका ने कहा वी आर शॉक्ड कि आप लोग कैसे हिट हो रहे हो। पैसे भी गए, हिट भी हो रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट के तमाम लोगों को समझ में आ गया कि अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते आप, ये सिर्फ हवाबाजी है। जी एक मुंह जबानी खर्च करता है जी। और मरने को छोड़ देता है। अशोक भाई, एक उसकी बात करना क्योंकि जरूरी है, इलेक्शन चल रहा है देश में, बिल्कुल वो और खास करके वेस्ट बंगाल में, जहां जहां ममता बनर्जी को हराने के लिए ये सरकार ने सब, जिसको कहते हैं ना, अगर खराब भाषा में सारे घोड़े खोल दिए हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईसी, ईसीआई तो बिल्कुल उनके उनकी एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह। डीएम बदले जा रहे हैं, कप्तान साहब बदले जा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी बदले जा रहे हैं, डीजीपी बदले जा रहे हैं, और ऊपर से गवर्नर साहब भी नए पहुंच गए हैं 2 दिन पहले सब करने के लिए। इस सारे माहौल में एक नया और डेवलपमेंट है कि जो हुमायूं, जो उनके तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी की शह पे जो बाहर निकले या निकाले गए, जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, उनके साथ एआईएमआईएम ने समझौता कर लिया, और दोनों लोग मिलके 294 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, मतलब पूरी सीट पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ओवरऑल एक बंगाल पे एक आपका ये आपका बंगाल क्या के, मैसेज? देखिए अभी क्या है, ये पूरे चुनाव में आपने देखा 4 राज्यों के चुनाव है। हम कम से कम चुनाव में बोल रहे हैं क्योंकि अब चुनाव का विश्लेषण रहा नहीं गया। चुनाव अब चुनाव नहीं रहे, चुनाव अब फॉर्मेलिटी हो रही है बीजेपी के लिए। और बीजेपी, मुझे लगता है इस बार आसाम में तो चुनाव सरकार बना लेगी, तमिलनाडु में सरकार नहीं बना पाएगी क्योंकि उनको अच्छा पार्टनर नहीं मिल पा रहे वहां पे, और बंगाल में वो इस बार सरकार बना ली तो आश्चर्य नहीं होगा। ये मैं कोई मतदाताओं के रुझान पे नहीं बोल रहा हूं। आपने वहां 75 लाख मतदाता डिलीट किए हैं। लोकल अखबार रोज खबरें छाप रहा है कि भाई साहब ये लोग जिंदा, इनको मरा हुआ बताया है। अब वो जितने भी जिंदा लोग हैं वो वोट तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि वो मरे हुए हैं। अब वो चुनाव के बाद ही उनका कुछ होगा। और मैं दावे के साथ इतना तो कह लूंगा कि वो 75 लाख में 70 लाख तो तृणमूल कांग्रेस के वोटर होंगे। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आपका तृणमूल कांग्रेस का आदमी जीत भी जाए और कलेक्टर ने सर्टिफिकेट हारे हुए आदमी को दिया, तो आपके पास क्या ऑप्शन है मुझे बताइए? आप चुनाव आयोग में जाएंगे, चुनाव आयोग 6 महीने लेगा और बोलेगा कि नहीं नहीं, हमको तो लग रहा है कि सर्टिफिकेट सही आदमी को दिया। फिर आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में 5-6 साल तक केस चलेगा, तब तक सरकार बनी रहेगी। जो सुप्रीम कोर्ट इलीगल सरकार बोलने के बाद भी शिंदे सरकार को 2.5 साल तक रहने देती है, उस कोर्ट से क्या अपेक्षा करते हैं आप? तो चुनाव ये फर्जीवाड़ा हो गया है अभी टोटल। ये फॉर्मेलिटी हो गई। गवर्नर लेके आए, चीफ सेक्रेटरी आपने निकाले, डीजीपी निकाले, मानो एक ही स्टेट में सब कुछ हो गया। किसी स्टेट का डीजीपी नहीं, चीफ सेक्रेटरी नहीं निकाला गया। सिर्फ बंगाल में ही चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी काम लायक नहीं थे। सारे कुछ नहीं करना है आपको, आपको डाटा निकालना है। जहां जहां ममता बनर्जी के उम्मीदवार 5 से 10 हजार से जीते हैं, वहां वहां 10 से 15 हजार मतदान आपको निकाल देना है, सीट आपकी हो गई। जी। बिहार में क्या हुआ? जिनके रैलियों में लोग नहीं, जिनके रोड शो में लोग नहीं, वो चुनाव जीत गए। जिनके रैलियों में पैर रखने को जगह नहीं, वो चुनाव हार गए। जी तो जी। चुनाव के कोई मायने नहीं रहे अभी। मैं अशोक भाई, खत्म होने से पहले एक आपसे टिप्पणी जरूर चाहूंगा, क्योंकि वो ऐसा विषय होता है, आप महाराष्ट्र का थोड़ा ज्यादा
आपको वहां की एक एक चीज, ये अशोक खराट एक नाम का एक, अब लफंगा कहें कि बाबा कहें कि लोफर कहें कि गुंडा कहें कि रेपिस्ट कहें, क्या कहें, ये क्या मामला है, इसको इसको जरा अगर कुछ बता देते। देखिए, अशोक वानखड़ी की तो पॉलिटिशियन सुनते नहीं, लेकिन उस अशोक खरात के यहाँ जाके पैसे दे दे के वो नेताओं को पेशाब पिलाता था तीर्थ के रूप में, और ये सब पेशाब पिए हुए लोग हैं और सब पाप के भागीदारी है। आज कल मुंबई हाईकोर्ट ने जूता मारा है महाराष्ट्र सरकार को। मेळघाट और धारणी करके जो एरिया है अमरावती के पास, मेळघाट जिला, वहां पर पिछले 2 साल में जो बोला गया कोर्ट में 35,000 बच्चों की कुपोषण से मृत्यु हो गई है। तो जिस बेंच पे केस था, उस बेंच के जज साहब का यदि आप स्टेटमेंट सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जज साहब ने कहा, रविंद्र घुगे करके जज है, 2 बेंच की जज थी और अभय मंत्री, तो रविंद्र घुगे जी ने कहा कि यहां जो अस्पताल बनना था वो 2001 में बनना था। जब बोली यहां अस्पताल बनाने का सरकार ने तय किया, तब मैं वकीली शुरू की थी कॉलेज से निकल के। उसके बाद मैं हाईकोर्ट का जज बना और अब रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन अस्पताल नहीं बना। तो वकील साहब ने कहा कि साहब वो लाडली बहना के चक्कर में आदिवासी डिपार्टमेंट का 5% फंड उधर ट्रांसफर हो गया है। तो उन्होंने कहा कि यार ये थोड़ी चलेगा। जिस सरकार के पास 21 साल से आदिवासियों के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे का आवंटन नहीं हो पा रहा है, 21 साल से हॉस्पिटल तय हो रहा है, उस सरकार ने 1,05,00,000 इस खरात के मंदिर को दिए। वहां हॉल बनाने के लिए, वहां इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। देखिए प्रायोरिटी क्या है। ये जो खरात है ये कैप्टन वैप्टन कुछ नहीं है। आप देखिए क्या मतलब क्या समाज है हमारा, और खासकर मैं लज्जित हो जाता हूं, मैं मराठी हूं इसलिए मुझे और बुरा लगता है। जिस महाराष्ट्र में एक संत परंपरा हुई, जिस महाराष्ट्र में मानवता को सामने रखा, जहां ज्योतिबा फुले से लेके शाहू महाराज से लेके आंबेडकर जैसे लोग थे, उस महाराष्ट्र में जो आदमी 10th की एग्जाम में मैथमेटिक्स में 28 मार्क लेता है, वो न्यूमरोलॉजिस्ट बनता है। ये हम्माल था जहाज पे, कैप्टन बोलता था खुद को। आज 1500 करोड़ रुपए तो अब बता रहे हैं, सैकड़ों महिलाओं के साथ व्यभिचार। एक बिल्डर को उन्होंने अपने मंदिर में खड़ा किया, उसके तिकोना कुना कुछ ऐसा बनाया और उसको बोला, सुन अभी तू भस्म हो जाएगा, तेरा परिवार भस्म हो जाएगा। तो बोले फिर मैं क्या करूं? बोला तू एक 50 लाख का फर्नीचर इंपोर्ट कर टर्की से मेरे फार्म हाउस के लिए, तो ये सारी बुरी जो तेरे पे बुराई है वो फर्नीचर में चली जाएगी और तू मुक्त हो जाएगा। आनंद जी, उनने 50 लाख रुपए 50 लाख रुपए दिए उसको फर्नीचर के लिए। ऐसे उसने अकेले आदमी ने 2.5-3 करोड़ रुपए दिए उसको। और कोई गरीब यदि एक इंस्टॉलमेंट नहीं देता और उसने कहा कि साहब जरा 50 पैसे स्क्वायर फीट कम करो, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये बिल्डर उसको घर से बाहर निकाल देता है और इन बाबाओं के पास देता है। तो मैंने बोला अशोक होने से मतलब नहीं है, खरात होना इंपॉर्टेंट है। अशोक वानखड़े भी बहुत नेताओं को बोलता है कि कैसा रहना चाहिए, नहीं सुनता कोई। अशोक खरात बोलता है तो सब सुनते हैं। इस सरकार ने उसको 1 करोड़ रुपए दिए मंदिर के लिए। जब उद्धव सरकार थी तब पूरे सिन्नर तालुका में पानी के लिए हाहाकार था, और सबका पानी रोक के उद्धव की सरकार ने इसके लिए अलग पाइपलाइन दी कि मंदिर को पानी मिलना चाहिए। खरात साहब की सेवा करो, क्योंकि खरात साहब को पानी बहुत लगता था, रोज ये पाप धोने होते थे। और सबकी वीडियो बनाई, बताइए क्या आदमी है।
और बड़े बड़े नेता उनके, मतलब अमित शाह उनके साथ फोटो, देवेंद्र फडणवीस उनके साथ फोटो, वीके पाटिल उनकी पूजा कर रहे हैं, चाकनकर मैडम तो पूछो मत, बिल्कुल परमानेंट शिष्य, महिला आयोग। और एक पत्रकार ने जब इसके बारे में छापा तो महिला आयोग ने उसको धमकी दी, खराज साहब के बारे में कैसे छापता है। अब रोज रोज नए खुलासे निकल रहे हैं, आईएएस अधिकारी खराज के लाइन में। क्योंकि क्या हुआ, 2022 में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पे उसके मंदिर में गए और उसकी प्रैक्टिस एकदम बड़ी हुई। अब मुख्यमंत्री जिसके चरणों में आ गया तो सारे अधिकारी, दलाल, बिल्डर, और खराब 1500 करोड़ रुपए का आदमी हुए। मतलब इमेजिन करो, अमित शाह जैसा आदमी, मतलब अमित शाह इस मामले में थोड़े से दूरी रहते हैं ये बाबा फाबाओं से। नरेंद्र मोदी जी जरूर डेरा सच्चा सौदा से लेके आसाराम बापू तक उनके उनके चरणों में जाते थे, लेकिन कभी आपने इनको नहीं देखा ऐसा, अमित शाह को। लेकिन अमित शाह का भी फोटो है उनके साथ। देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल उसके खिलाफ बोल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि अरे ये, उन्होंने स्टेटमेंट दिया अभी, बोले चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता, आपको थोड़ा सा अंधश्रद्धा और श्रद्धा में आपको थोड़ा सा डिफरेंस करना चाहिए। ये ज्ञान कौन दे रहा है? जो खुद ही उसके साथ बैठा हुआ है और बोलता है कि ये चमत्कार से यदि कुछ होता तो ये नींबू मिर्ची से ही हम बॉर्डर पे हमारे दुश्मनों को भगाते, हम सैनिक क्यों भेजते। तो मैंने कहा कि भाई देवेंद्र फडणवीस, हमको नींबू मिर्ची मत बता, ये राजनाथ सिंह जी को बता, जो राफेल लाने गए तो राफेल में नींबू मिर्ची टांग के आए थे। मजाक है, इस समाज को ये मतलब व्यापार है, ये व्यापार हो गया। करेक्ट करेक्ट। और मैंने कहा ना, इनको मूर्ख बनाना वाला चाहिए, एक लाइन से मूर्ख बनने के तैयार है। महाराष्ट्र की करीब करीब आधी कैबिनेट उस खराब के साथ फोटो में है। तो फिर जब खुद का ही फोटो और अपने आका का फोटो, अमित शाह का, तो मुख्यमंत्री कहते हैं फोटो होने से थोड़ी एक्शन दिया जाता है। जी करेक्ट। चलिए अशोक भाई, मतलब ये अब एक ही बस जो सबके लिए कंसर्न की बात है कि चीजें महंगी होती जाएंगी। देखिए, हमारे आपके लिए भी चीजें मुश्किल महंगी दौर है। होती और जाएगी। और जाते जाते मैं आपको एक खबर और दे दूं कि हम इजराइल, ईरान और इराक का वॉर देख रहे हैं। हम यूक्रेन और रशिया के वॉर की तरफ टोटली निग्लेक्ट है। कल यूक्रेन ने ऐसा हमला बोल दिया रशिया पे कि उनकी तेल की पाइपलाइन बस्ट हो गई, उनके 3 बंदरगाह पे हमले हुए ड्रोन के, और उनका 40% कैपेसिटी ऑयल एक्सपोर्ट की कम हो गई। इसका मतलब जो हम कहते थे कि रशिया तो तेल आ ही रहा है, रशिया भी अब अपना 40% तेल एक्सपोर्ट कम करेगा, क्योंकि उनकी भी फैसिलिटी हिट हुई है। एक एक नया संकट है ये। ठीक बात, ठीक बात। तो तेल की कीमतें तो बढ़ेगी। और ये सिर्फ सिर्फ नहीं, आश्वासन देने से नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड पे तो अब 25 दिन तो सरकार की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है, गैस मिल नहीं रही। अशोक भाई, जो एक नॉर्मल शहर में जो रहता है, 6-7 लोगों का परिवार है, अगर बाप बेटे एक साथ रह रहे हैं, शादी हो गई है, तो 6-7 लोगों का परिवार है, नहीं, वहां पे मैं 15-16 दिन सभी से ज्यादा को गैस नहीं चल रही। पंद्रह मैं सोलह सभी दिन को से ज्यादा गैस। मैं सभी को अपील ही कर सकता हूं, जो नरेंद्र मोदी जी को अपना भगवान मानते हैं, जो जिनको लगता है कि जो विश्व गुरु है, आप कृपा करके आपके घर के पास कोई भी नाला वाला हो, नाली हो, उस पे उल्टा मटका लगा के, मटका जल्दी ले लीजिएगा, क्योंकि मटके का वैसे ही गर्मी में रेट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मटके की डिमांड होती है। और अब गैस नाली से निकालने के लिए मटके का और उपयोग हो रहा है। तो आप कृपा करके मटका खरीदिए, तो आपको मोदी जी को धन्यवाद दो यदि आपके घर घर गैस आई तो। और नहीं आई तो नाली को गाली दे सकते हो कि इसमें गैस ही नहीं, नालायक नाली है, ये आप कह सकते हो। नहीं, हाँ अशोक भाई, दूसरी, नहीं, इसमें तो हाँ, कोई जरूर जरूर काम करना होगा, क्योंकि यूपी में बहुत से बच्चे इस कोशिश को कर रहे हैं। पुलिस उनको मार के भगा रही है, उनको आरएनडी नहीं करने दे रही है,
मोदी जी का इतना बढ़िया है। बहुत से बच्चे कोशिश कर रहे हैं सड़क किनारे खड़े होके, नहीं लेकिन तो पुलिस उनको उनको नहीं मार मार के उस नहीं उनको मारने की पुलिस तभी मारेगी जब मटके पे मोदी जी लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी मोदी जी की पेटेंटेड है। आप ये हो बिना सकता मोदी है। जी के पेटेंटेड नहीं है तो आपको उन लड़कों को भी आप चलिए, उसमें बाकायदा मोदी लिख के रखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि विद परमिशन आप पेटेंटेड है। हाँ, और अंत में मैं इतना ही कहूंगा, ये तो सब मजाक हो गया। अंत में आज रामनवमी का दिन है। सभी लोग राम के भक्त है, राम को मानते हैं, राम हमारे भी आराध्य है। लेकिन मैं रजनीश जी को सुन रहा था तो रजनीश जी ने कहा ये ये धरती महान है भारत, यहाँ हम हर समय कोई ना कोई एक महान व्यक्ति अवतरित हुआ है, मैं चाहे राम हो कृष्ण हो, वहां से वो शुरू होकर विवेकानंद तक आए, महात्मा गांधी तक आए। उन्हें कहा ये सब महान लोग थे, लेकिन ये देश हमेशा मूर्खों का देश रहा है, क्योंकि हमने उनकी महानता को मूर्ति में बंद कर दिया और मंदिर नाम का एक स्मारक उनका बना दिया। बस हम पूजा करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं आपका आपकी आस्था होगी आप करिए, लेकिन मेरे लिए पूजा राम को जीने में है। मैं पुरुषोत्तम तो नहीं हो सकता, क्योंकि राम के मायने बहुत बड़े हैं। राम के जैसा जीने के लिए कम से कम मैं तो इतना महान नहीं हूं कि मैं राम जैसा जी पाऊं, लेकिन राम के कई आयामों से एक छोटा भी आपने जीवन में उतार लिया, वही सच्ची पूजा है राम जी की। कोई अयोध्या जाने की जरूरत नहीं। शबरी के बेर खाने वाले राम को 50 मिष्ठान्न के भोग नहीं चाहिए। जी 14 जी साल वनवास में गुजरने वाले राम को सोने का मंदिर नहीं चाहिए। राम आपके दिल में है, उसको मंदिर बनाइए। क्रोध, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं राम को, मर्यादा में रहिए। और जो क्रोध है वहां राम है ही नहीं, क्योंकि राम शालीनता का दूसरा नाम है। क्रोध तो राक्षसों को आता है, राम ने हमेशा क्रोध को, मत्सर को दूर रखा। तो आज मैं इतना ही कहता हूं, राम का जन्मदिन उत्सव में आज रख दिए, लेकिन घोषणा दे के नहीं, रक्तपात दे के नहीं, तो फिर आप में और रावण में कोई कमी नहीं है। हम मीडिया से हैं, हम आपके पास खबर लाने का प्रयास करते हैं। कोई कहेंगे कि आप क्या राम को जी रहे हो। हम सत्यवचनी राम को हमारे सामने रखते हैं और सच्चाई बयां करने का प्रयास करते हैं, चाहे फिर उसका नुकसान किसका भी हो, क्योंकि सत्य में वो जयते, हम कहते हैं अल्टीमेटली सत्य की विजय होती है। देर लगती है, सत्य कड़वा भी होता है, सुनने का आदि रही। हम तो इतना ही कह रहे हैं कि हम राम को उतना ही पूजा करते हैं, हमारा समर्पण राम के प्रति, कि सत्य बोल के, सच्ची खबरें आपके पास लाके, वास्तविकता आपके सामने लाके, जो सही है सही है, गलत है गलत है। एक बार से फिर से आपको मेरी तरफ से, पब्लिक इंडिया के तमाम हमारी टीम की तरफ से, हमारे अग्रज आनंद जी की तरफ से, सबके तरफ से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।